A very good evening, everyone. Welcome to Destiny Stars platform. Destiny Star Shorts ये नाम से हमारा न्यू YouTube चैनल है. इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लास के रिकॉर्डिंग इस चैनल पे एक्सेसिबल हो. सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी न्यू फ्री क्लास के रिकॉर्डिंग हम यहाँ अपलोड करते हैं आप लोगों को एक्सेसिबल हो. सिंपली आप YouTube पे टाइप कीजिए ये. अदरवाइज आपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप से इस क्लास को ज्वाइन किया है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने 2 दिन पहले लिंक सेंड किया है इस यूट्यूब चैनल का. उसे क्लिक करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं. विद दिस लेट्स बिगिन टुडेस क्लास ऑफ अष्टवर्ग. रिक्वेस्टिंग जिज्ञासु जी कि अष्टवर्ग टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करें. ओवर टू जिज्ञासु जी. थैंक यू अनिरुद्ध और वेलकम बैक एवरीबॉडी टू आवर क्लास ऑफ अष्टक वर्ग. और आज हम मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि अष्टक वर्ग को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से प्रेडिक्शन में हम यूज कर सकते हैं जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णय या प्रेडिक्शन या जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको जानने में. तो पहली बात तो ये समझिए कि आप सबके अपने अपने नजरिए होंगे अष्टक वर्ग को लेकर. अभी तक आपने अलग अलग जगहों से, इंटरनेट से, वीडियो से अष्टक वर्ग के बारे में आपकी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या होगी, जिससे आप अष्टक वर्ग को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए माइंड से वॉश आउट करके एक नए तरीके से, सिंपल तरीके से अष्टक वर्ग को सीखने का प्रयास करेंगे. राइट. तो देखिए, अष्टक वर्ग जितना आसान लगता है कि सर्वाष्टक वर्ग के नंबर दे के प्रिडिक्शन कर देते हैं और सिंपल 2-4 बातों का ध्यान रखते हैं को ही कंसंट्रेट करके प्रिडिक्शन करना नहीं है. अष्टक वर्ग अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, अपना पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, पूरी अपनी एक टेक्नोलॉजी है प्रिडिक्शन करने की. ये ध्यान रखिएगा, जितना सिंपल ये नजर आता है उतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग के नंबर देख के आप प्रिडिक्शन कर दोगे और वो हो जाएगा. जब आप लगाओगे 10-20-50 चार्टों में कहीं कुछ वैसा प्रिडिक्शन नहीं निकलेगा, ये कन्फर्म है. ठीक है, कि कहीं कम नंबर होंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, कहीं बहुत ज्यादा नंबर होंगे तो भी बड़ी बुरी हालत होगी. तो इसका बेसिक फंडामेंटल कुछ चीजें समझने की जरूरत है. लेकिन क्योंकि हम अपनी क्लास में फंडामेंटल 1-2 घंटे में नहीं सिखा सकते हैं, तो हमने भी अल्टीमेटली वही आसान रास्ता चुना कि सर्वाष्टक वर्ग से आपको प्रिडिक्शन करना सिखाएं. और लेकिन कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट जो जरूरी है वो भी आपको समझाते चलें. तो पहली चीज, आप लोग सब लोग बड़े ध्यान से 2-4 वर्ड्स को समझ लीजिए कि जो अष्टक वर्ग जो है, ये तो एक कंप्लीट नाम है, मान लीजिए एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट का नाम है अष्टक वर्ग. लेकिन जब प्रिडिक्शन करने की बात आती है तो सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से हम नहीं करते. आप देखिए, कई नए लोगों के लिए ये बड़े वर्ड अजीब होंगे. अब ये अष्टक वर्ग की बात हो रही है, ये सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो डिटेल में ही समझनी पड़ेंगी आने वाले दिनों में. इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं अपना सकते हैं. लेकिन बट मोटा मोटा हम आपको ये समझा सकते हैं कि अष्टक वर्ग जो एक कंप्लीट अपने आप में एक सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं. उसमें जो है 4-5 चीजों को कंसंट्रेट करके ही प्रिडिक्शन करना चाहिए और उन अलग अलग चीजों को से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कंबाइंड भी कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज होती है अष्टक वर्ग में, एक होता है भिन्नाष्टक वर्ग, यानी कि लग्न का और बाकी के 7 ग्रहों का. राहु केतु को फिलहाल इसमें इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं, उनका भी अपना एक तरीका होता है जो कभी फिर आगे कभी लंबी क्लासेस में उसको करेंगे. तो यानी कि इन सबके इंडिविजुअल वर्ग बनते हैं. 8 वर्ग बनते हैं. अष्टक मतलब अष्टक वर्ग मतलब 8 वर्ग, यानी कि 7 ग्रहों के और एक लग्न का अलग अलग वर्ग बना के. तो एक तो क्या है कि भिन्नाष्टक वर्ग से भी प्रिडिक्शन किए जाते हैं ग्रहों के कारक के अनुरूप, या ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन हाउस की लॉर्डशिप लिए हैं या जो जो डोमेन उनके अधिकार में है, उनके प्रिडिक्शन भिन्नाष्टक वर्ग से भी करना चाहिए, सिर्फ समुदाय अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग के अलावा. इसके बाद जो अगला मेन मुद्दा आता है वो एक, इसमें एक बनता है प्रस्तावक चार्ट, यानी हर ग्रह का और लग्न का एक प्रस्तावक चार्ट बनता है. वो प्रस्तावक चार्ट भी अगर आपको आता है, और अभी हमने पीछे अपने कुछ क्लासेस में, फ्री क्लासेस में प्रस्तावक चार्ट बनाना भी सिखाया है. तो प्रस्तावक चार्ट यानी हर ग्रह का और लग्न का एक प्रस्तावक बनता है, जो कि उससे भी प्रिडिक्शन किया जाना चाहिए और उससे भी बहुत सारी जानकारी निकल के आती है अगर आपको आता है. नहीं आता है तो फिर आप सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग की टेबल देखेंगे. इसके बाद जो अगली चीज होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोग को पता भी नहीं है, बहुत से लोगों को, और लोग ध्यान भी नहीं देते हैं. वो है एक राशि में अलग अलग डिग्री की कक्षाएं.
3 डिग्री 45 मिनट के, यानी कि हम एक राशि के 8 भाग कर देते हैं और 8 कक्षाएं बना देते हैं। उनके जरिए भी बहुत सुपर फाइन प्रिडिक्शन निकलते हैं। इसके अलावा जो अगला है जो चैप्टर है वो है सर्वाष्टक वर्ग, यानी कि अब इन सब चीजों, यानी कि सर्वाष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन, यानी टोटल किस भाव, देखिए नॉर्मल 80% 70% लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें सर्वाष्टक, यानी हमें जिस भाव में जो राशि पड़ी उस राशि में हमें कितने नंबर प्राप्त हैं, कम या ज्यादा, उस हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन उस इससे पहले सर्वाष्टक वर्ग के प्रिडिक्शन करने से पहले आपको भिन्नाष्टक वर्ग, प्रस्तावक, कक्षा, ग्रहों की कक्षा एक राशि में जो डिग्री वाइज है, इससे भी प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, तब आपका प्रिडिक्शन नजदीक और अच्छा होगा। इसके बाद जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, इससे भी प्रिडिक्शन नहीं होगा। आप अगर सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग को देख के प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो भी फेल हो जाएगा। इसके अंदर एक इनबिल्ड लेयर होती है जिसको 3 टेक्निकल वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अष्टक वर्ग में, वो है त्रिकोण शोधन। अब ये त्रिकोण शोधन हम यहाँ पे कुछ नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि ये सब टेक्निकल मैथमेटिकल पॉइंट है जो कि जिसके लिए कम से कम एक एक दिन का क्लास चाहिए। त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन और शोध पिंड, जब तक ये 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आप नहीं निकालना जानेंगे, तो आप मृत्यु का, बड़े इवेंट्स का, मेजर इवेंट्स का सटीक प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देखिए, नए लोग तो चकरा जाएंगे कि अब ये त्रिकोण शोधन क्या होता है, एकाधिपत्य शोधन क्या होता है, ठीक है, शोध पिंड कैसे निकाला जाता है। तो ये सब जब तक नहीं आप जानेंगे, तो फिर आप सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन करना तो तुक्का मारना है, अंधेरे में तीर मारना है। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भाई आपकी चार्ट में कुछ हो गया होगा, वो वैसे बहाने आप बनाएंगे। तो अष्टक वर्ग अपने आप में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, इसको हमें आगे धीरे से समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें, त्रिकोण शोधन फिर से बोल रहा हूँ, एकाधिपत्य शोधन, शोध पिंड, प्रस्तावक, भिन्नाष्टक और कक्षा, और फिर सर्वाष्टक वर्ग, ये सब मिला के जब ये सारी चीजें आप देखेंगे, तब आप अष्टक वर्ग से लेकिन इजिली प्रिडिक्शन करने की क्षमता गैदर कर पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ तुक्का लगेगा। एनीवे, फिलहाल एक हल्का सा रिवीजन नए लोगों के लिए कर देते हैं। तो और आज का हम अपना टॉपिक सर्वाष्टक वर्ग, क्योंकि वो इजी है, उसको समझने में आप लोगों को आसानी होगी, तो आज हम सिर्फ इसमें से एक टॉपिक पकड़ रहे हैं, वो है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग से किस तरह से आसानी से हम प्रिडिक्शन, लाइफ के 4-5 जो मेजर इवेंट हैं, जैसे हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इन पे कंसंट्रेट करके आपको एक ग्लिम्स, ट्रेलर दिखाया जा सकता है, वही दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पराशर ऋषि कहते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग, अच्छा सर्वाष्टक वर्ग आप समझते हैं, आशा है अभी हम आपको मोबाइल पे दिखा भी देंगे कि सर्वाष्टक वर्ग आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। और सर्वाष्टक वर्ग दो तीन तरह से उसका लिखने का तरीका है, वो भी अभी कर देंगे, लेकिन मोटी मोटी बात समझिए। तो सर्वाष्टक वर्ग में क्या होता है कि सर्वाष्टक वर्ग मतलब सभी ग्रहों ने और लग्न में हर भाव में शुभ बिंदु, शुभ अंक, शुभ लकीरें, वो आपका मर्जी, आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं, शुभ बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे, शुभ लकीर से रिप्रेजेंट करेंगे, या गोले से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव में कोई ना कोई राशि पड़ती है, और हर ग्रह और लग्न अपने स्थान से जहां पे वो बैठे होते हैं, उन स्थानों से अलग अलग भाव पे शुभ बिंदु प्रोवाइड करते हैं। फिर उन सारे ग्रहों के और लग्न के जब बिंदु जोड़ा जाता है, तो वो एक गिनती बनती है, ठीक है। वो गिनती बताती है कि उस भाव में जो राशि पड़ रही है, वहां पे कितना शुभता या कितनी अशुभता है। अगर बिंदु अच्छे हैं तो हम मुझे मान सकते हैं कि सार सबने मिलकर यहाँ पे शुभता प्रदान की है। अगर उस भाव में और उस भाव में जो राशि पड़ रही है वहां पे बिंदु कम है, उसका एक रेंज बना दी है, वो रेंज अभी आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो अगर बिंदु कम है, शुभ बिंदु कम है, तो कहते हैं कि इस भाव में सभी ग्रहों ने और लग्न ने कम शुभ बिंदु दिए, तो यहाँ पर मामला जब आएगा तो खराब होगा। अब मामला किसका आएगा, तो मामला आता है गोचर में आए हुए ग्रह का। तो सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अष्टक वर्ग जो है, एक तो अष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन करते हैं कि जन्म के समय आपका जो चार्ट है उसमें कहाँ कहाँ पे क्या बिंदु मिले, तो एक तो हो गया जन्मकालीन चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन, और दूसरा जो अष्टक वर्ग का जो सबसे मेन फंडामेंटल है प्रिडिक्शन का, वो है गोचर में आया हुआ ग्रह, वो जिस भावगत राशि, भाव मतलब जिस भाव में आएगा वहां पे जो राशि पड़ेगी, वहां पे शुभ बिंदु के अकॉर्डिंग फलित शुभ या अशुभ करना। इतनी सी कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एक कुंडली में लग्न से लेके 12 भाव तक कितने कितने कहाँ कहाँ पे ज्यादा अंक मिले हैं, कहाँ कहाँ पे कम अंक मिले हैं। तो इसका एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अगर नए लोग होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट है,
ठीक है, राइट। ये एक 12 भाव का चार्ट बन गया मान लीजिए, राइट। ठीक है, अभी हम राशि बाद में लिख देंगे, लेकिन अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए 24 नंबर मिले, यहाँ पे इनको ऐसे गोला कर देते हैं, यानी ये सर्वाष्टक वर्ग है, सर्वाष्टक, यानी सभी ग्रहों में, यानी कि इसका मतलब 24 नंबर गोले में लिखे का मतलब है सातों ग्रहों ने, राहु केतु को छोड़ के सातों ग्रहों ने और लग्न ने, यानी 7+1, 7+1 इज इक्वल टू 8, यानी 8 माने अष्टक वर्ग। तो उन्होंने सभी ने यहाँ पे 24 शुभ बिंदु दिए हैं, यानी 7 ग्रहों ने और लग्न ने मिलके 24 शुभता के पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। फिर उसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 लिखा है, तो यहाँ का मतलब हुआ कि सभी सातों ग्रह और लग्न ने मिला के यहाँ पे 27 शुभ बिंदु दिए। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 लिखा है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 29 लिखा है, ठीक है, तो ऐसा समझ, इसको गोला बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 26 लिखा है, अभी इसका प्रिडिक्शन लेवल भी सीखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 39 लिखा है, तो जैसे गोला बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए 36 लिखा है, तो ये इसका गोला बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 25 है, बिंदु मिले तो 25 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 30 बिंदु मिले तो ये गोला बन गया। यहाँ पे मान लीजिए 29 बिंदु मिले तो ये गोला बन गया। यहाँ पे 31, ये सर्वाष्टक वर्ग के सब नंबर हैं, ठीक है। तो ये है सर्वाष्टक वर्ग। अब इसमें आप चाहें अपनी अपनी लग्न जो है डिसाइड करिए। जैसे दो मान लीजिए, दो का है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 12, ये 1। तो ये कहने का मतलब वृष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब इसी को भी मोबाइल कंप्यूटर से आपको समझा भी देंगे कि कैसे कहाँ पे ये होता है और कैसे हमें ये बनाना है। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एस्ट्रो स्टेज में जब आप 55 पन्ने की कुंडली निकालेंगे डिटेल में, तब तो ये फिगर आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको ये टैली फॉर्म में मिलेगा, आपको इसको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम आपको समझाने जा रहे हैं आने वाले समय। तो ये सर्वाष्टक वर्ग इतने से ही लोग प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया 2 मिनट पहले कि आपको जो है भिन्नाष्टक वर्ग अलग होता है। भिन्नाष्टक वर्ग, प्रस्तावक और कक्षा, ये 3 मेजर चीज हैं जिनसे आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। इस पर पहुंचने से पहले बन के आ गया, लेकिन इससे पहले ये 24 भी 7 अलग अलग चीजों का जोड़ है। वो 7 अलग अलग जो चीजें हैं वो भी जो है प्रिडिक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत से लोग, हम लोग यही यूज करते हैं, लेकिन आज फिलहाल आज की क्लास में हम भी यूज नहीं करेंगे। जो बाकी चीजें हैं वो आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग जो टोटल बिंदु होते हैं इनसे बताएंगे। तो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं एस्ट्रोसेज में कहाँ पे होता है। तो आप लोग एक काम करो, एस्ट्रोसेज में अभी इसी समय का नागपुर स्थान डाल के एक सब लोग चार्ट बनाओ। 15, 20, 30 सेकंड लगेंगे सबको बनाने में, बट आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। तो आज अभी इसी समय का, अभी बजा है 9:18, 9:18 का एक चार्ट सब लोग बनाइए और नागपुर को जगह डालिए, ठीक है। हम फिर आपको अष्टक वर्ग दिखाते हैं, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाइए। और स्थान डाल दिएगा नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने ये डिटेल देखिए, आपको दिखा देते हैं डिटेल थोड़ा सा। ये देखिए, अष्टक वर्ग 28 जुलाई 2024, 9:18 नागपुर, ठीक है। अब हम गेट हॉरोस्कोप कर रहे हैं। हमने ये देखिए गेट हॉरोस्कोप कर दिया, ठीक है। अब ये हॉरोस्कोप देखिए आ गया, ठीक है। अब जब ये हॉरोस्कोप आ गया तो इस समय कुंभ लग्न जो है 26 डिग्री की नियर अबाउट राइज कर रही है। अब आपको अष्टक वर्ग देखना है, तो अष्टक वर्ग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो ये जो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिया हुआ है लग्न के बगल में, इस पे टच करिए। देखो ये बेसिकली नए लोगों के लिए है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह पे होगा, लेकिन यहाँ पे हम एस्ट्रोसेज क्योंकि कॉमनली यूज होता है, तो जैसे देखिए लग्न के बगल में जो उल्टा ट्रायंगल है, यहाँ पे आप जब टच करेंगे तो टच कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे आइए, पंचांग के नीचे देखिए लिखा अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग लिखा है, इस अष्टक वर्ग को टच करिए। अब देखिए ये चार्ट आपको बन के आया, ठीक है। अब जब ये चार्ट बना के आया तो अब हम इस चार्ट का अष्टक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। और आपने अभी याद है आपको कुंभ लग्न की कुंडली थी, ठीक है। कुंभ लग्न की कुंडली थी, ये तो आपको अभी याद ही होगा, अभी जब दिखाया था। तो अब देखिए इस कुंभ लग्न की, अब आप आशा करता हूँ आप सब लोगों ने अपना अपना बना लिया होगा, ठीक है। अब देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में, अब देखिए ये जो इधर, अब यहाँ पे देखिए ये राशि नंबर लिखा है, राशि नंबर, ठीक है। राशि नंबर में 11 नंबर कहाँ है, 11 नंबर देखिए नीचे सबसे है ना, 11
नंबर मतलब कुंभ, ये राशि का नंबर है। जैसे एक नंबर मतलब मेष कहाँ पे पड़ेगी, 2 नंबर मतलब टॉरस कहाँ पे पड़ेगी, 3 नंबर मतलब मिथुन कहाँ पड़ेगी। उसी तरह 11 नंबर की कुंडली, 11 नंबर कहाँ पड़ेगी कुंभ राशि। लग्न से अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमारी लग्न जो अभी हमने देखी थी चार्ट में कुंभ लग्न की थी, तो देखिए 11 नंबर में एंड में सबसे पॉइंट क्या दिए हुए, 34 लग्न में क्या पॉइंट दिए। तो हम आपको आज की अभी इस समय की कुंडली का अष्टक वर्ग बनाना सिखाते हैं, इससे आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। बस आइए इधर पे आ जाइए, एक बगल में आपको हम अष्टक वर्ग की कुंडली बना के यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि बनाना सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए सारी मेहनत की जा रही है। देखिए ये अभी हम इस समय की कुंडली बनाएंगे, उसका अष्टक वर्ग बनाएंगे। राइट, राइट, ये हो गया अष्टक वर्ग। और क्योंकि अभी लग्न 11 नंबर की उदय हुई थी, जब अभी हमने चार्ट बनाया था, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 10। ठीक, यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम अगली कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं। अब जैसे आपको ये चार्ट जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखिए तो 11 नंबर में आखिरी में लास्ट कॉलम में देखिए 11 नंबर में 34 लिखा हुआ है। 11 के बाद 4 5 6 5 5 5 4। अब ये अपने आप में ये भिन्न अष्टक है, 4 5 6, इससे भी बहुत सारे प्रिडिक्शन होते हैं, लेकिन ये डिटेल क्लास में सीखेंगे। आज हम सिर्फ सर्वाष्टक से प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये सब भिन्नाष्टक है। अष्टक वर्ग यही है जो लंबी लंबी लाइनें सारे सन मून। ठीक है, लेकिन आज क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, टोटल का, टोटल से प्रिडिक्शन करना सीखना है। तो आप देखिए 11 नंबर राशि, ये जो 11 नंबर है ये हाउस नंबर नहीं है, दिस इज राशि नंबर। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ये देखिए यहाँ लिखा है राशि नंबर, ये देखिए राशि नंबर। ठीक है, तो राशि नंबर 11 में कितने पॉइंट है, 34। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 34, ये हमारा 34 हो गया। उसी प्रकार देखिए आगे चलिए, 12 नंबर राशि में कितने पॉइंट हैं, 29। तो यहाँ पे हम 12 नंबर में 29 लिख के गोला बना देंगे, इससे समझ में आए। ठीक है, फिर आगे आ जाइए। अब आप एक नंबर से शुरू कर दिए, एक नंबर जो एक नंबर मेष राशि है उसमें कितने पॉइंट है, 30। तो यहाँ पे एक नंबर में 30 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 36 लिख देंगे। राइट, 2 नंबर में। 3 नंबर में कितने पॉइंट है, 3 नंबर राशि में 29, 3 नंबर में 29 लिख दिया। राइट, कर्क में देखिए कितने हैं, कर्क में 23 है ना, कर्क में 23, फिर 21, फिर 24। तो 23, 21 और 24, इसी प्रकार सारी राशियों के पॉइंट देखिए हम अष्टक वर्ग। ये इससे आपको ऐसा आसान वाला बनाना पड़ता है जिससे आपको सीखने। फिर 7 नंबर राशि में आप देखिए 7 8 9 में कितने हैं, 26 26 36। ठीक है, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे, तो फिर यहाँ पे भी 26, तो यहाँ पे 36। ठीक है, और लास्ट में देखिए 23, यहाँ पे 23। तो एक कंपेरेटिवली आपको समझ में ये आ गया। तो अब आप ये समझ गए कि कहाँ पे जो है कुंडली में अष्टक वर्ग दिया होता है। अष्टक वर्ग कह लो, क्योंकि हमने टोटल उस टैली में से हमने सिर्फ लास्ट के पॉइंट्स उठाए, तो जो लास्ट के पॉइंट लिखे होते हैं ये सर्वाष्टक वर्ग होता है। ठीक है, अष्टक वर्ग में इसको सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो दो चीजें क्लियर हो गई कि अब लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 34 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये 34 पॉइंट सभी ग्रहों लग्नों ने मिलकर शुभ बिंदु दिए हैं। यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध शनि गुरु राहु केतु छोड़ के, और लग्न ने मिलके शुभता, सारे 8 ने मिलके यहाँ पे 34 शुभता दी है। तो ये लग्न स्ट्रांग है इस समय की, इस समय। ठीक है, क्योंकि काफी उससे ज्यादा स्ट्रांग सुख भाव वाला स्ट्रांग है, तो वो अभी आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फंडामेंटल है कि वो जो टैली दी होती है उससे आप अपना सर्वाष्टक वर्ग बना लीजिए। जैसे ये तो इस समय का था, ये मान लो हमने एक रेफरेंस चार्ट आपको दे रखा है, तो उसमें पॉइंट दिए, तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं, और ये टोटल होते हैं 337। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझाने के लिए हमने बताया। लेकिन हमारा मुद्दा मैथमेटिक्स सिखाना तो नहीं है, हमारा मुद्दा तो जो है आपको प्रिडिक्शन सिखाना है। तो और वो भी सारे पॉइंट को तो हम नहीं कवर कर सकते हैं, तो आज सिर्फ हम सर्वाष्टक वर्ग को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक झलक में ये देखिए, ये देखना सीखिए कि सबसे पहले देखिए कि लग्न से शुरू होके वैभाव तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक
कहाँ कहाँ पे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, कहाँ कहाँ पे कम दिए हैं। जैसे 21 यहाँ पे कम है, 23 यहाँ पे कम है, 24 यहाँ पे कम है, 26 तो यहाँ पे 34 है, ज्यादा है, यहाँ 23 कम है, यहाँ 36 भी ज्यादा है, यहाँ पे 30 ज्यादा है, 20। तो एक झलक में पहले ये देखिए कि लग्न से लेके वैभव तक कहाँ कहाँ पे कैसे पॉइंट सिचुएटेड हैं। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, समझते हैं। तो अब जब आपने ये देख लिया कि अच्छा, अब अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ज्योतिषों के मानने से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन एक सिस्टम नोट कर लीजिए, 25 से 30 पॉइंट के बीच में नॉर्मली मध्यम होता है। अगर किसी कहीं कहीं पे इसको 28 एवरेज भी लेते हैं, लेकिन बढ़िया काम के लिए इसको बॉटम लाइन जो है ना, बेस लाइन, वो 28 अंकों की है। 28 मतलब 50% नंबर से पास हुए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए 25 से और 40, कभी कहीं 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 पे 40 पास मार्क होता है। तो 25 से 30 नॉर्मली, और ये रेफरेंस रेंज अलग अलग एस्ट्रोलॉजी में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग टीचरों से आपको एक आध प्लस माइनस में मिल सकती है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर ये मान चलिए, मध्यम रिजल्ट के लिए 25 से 30 पॉइंट अगर किसी भाव और उस भाव में पड़ रही राशि में अगर 25 से 30 पॉइंट हैं, तो वो भाव मध्यम है, यानी कि उसमें सुख और दुख दोनों प्राप्त होंगे, अच्छे और बुरे रिजल्ट दोनों उस भाव से प्राप्त होंगे। अब इसको एक बार एक्सरसाइज में लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 24 पॉइंट है, तो ये 25 से भी नीचे चला गया, तो उतना बढ़िया मजा नहीं आएगा। यहाँ 22 पॉइंट है, तो भी मध्यम से नीचे चला गया। अब यहाँ पे 31 है, तो 31 मध्यम से ऊपर चला गया, तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 29 पॉइंट है, तो 29 पॉइंट मध्यम के अपर रेंज पे हैं। जैसे मध्यम की रेंज हमने बताई 25 से 30, तो 29 नियर अबाउट 30 के आसपास है। तो ये भी ये दोनों, यानी 10th हाउस कर्म के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। उसी प्रकार जैसे यहाँ 30 पॉइंट है, तो भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसके मतलब 30 पॉइंट में मध्यम के अपर रेंज में है, तो ये भाग भी साथ देगा। अब जैसे यहाँ 25 पॉइंट है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 36, इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी भी। अब जैसे यहाँ 24 है, अब ये 25 से नीचे चला गया, तो यानी पराक्रम का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, ये भाव में नंबर हमें कम मिल रहे हैं। तो जिस जातक का भी ये चार्ट होगा, उसका थर्ड हाउस में हम क्या बोलेंगे, मध्यम से, ये मामला तीसरे हाउस का मामला मध्यम से नीचे है। अब तीसरे हाउस में क्या है, तीसरे हाउस में तुम्हारा कंधा है, तीसरे हाउस में तुम्हारा छोटा भाई है, तीसरे हाउस में तुम्हारा पराक्रम है, तीसरे हाउस के जितने भी तीसरे हाउस में तुम्हारी छोटी यात्राएं हैं, तो छोटी यात्राओं के टाइम में उसको कष्ट हो, वो भी प्रिडिक्शन लेवल जब सीखेंगे तब उस पे आएंगे, लेकिन पहले एक कैरिकेचर समझना है। तो तो सबसे पहली चीज हमने बताई। अब अच्छा, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ये एक दो बिंदु कम ज्यादा से भी होता है। कोई 24 से 28 बताएगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक रेफरेंस रेंज समझनी है, और उसको थोड़ा बहुत अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने माइंड से भी उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसी प्रकार 30 प्लस पॉइंट जो है, 30 और 30 से ऊपर पॉइंट हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं, ऐसा कहा जाता है, कहा गया है, और अमूमन देखा गया है। उसमें और कंडीशन जो है वो भी बाद में लगाएंगे और सिखाएंगे। तो और 10 से 25 के बीच में निम्न फल होगा, यानी अगर किसी चार्ट में से 10 से 25 है, 24 है, कहीं कहीं पे 18 पॉइंट भी मिल जाते हैं, कम पॉइंट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट जितने कम होते जाएंगे उतना, जैसे अब देखो यहाँ पे 21 पॉइंट है, यहाँ पे 21 ही पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो है 7th हाउस जो है काफी वीक हो गया, यानी यहाँ पे अशुभ फल मिलने की चांस बढ़ गया। यहाँ जैसे 24 पॉइंट है, ससुराल, लेगेसी, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों में इसको चैलेंज फेस करना पड़ता। उसी पर 23 हाउस, 23 नंबर, एक वो कॉन्सेप्ट इसमें बाद में जो आएगा 6 8 12 का, वो बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी एक जनरलाइज सिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, वरना 6 8 12 का थोड़ा सा रूल अलग भी है, वो उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज आपको ये समझ में आ गई, जो आप लोग अभी तक सीखे हो कि सर्वाष्टक वर्ग के नंबर देके कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम उसी पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जब भी आप सर्वाष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन करेंगे, तो अब हमने इतनी देर में आपको दो चीजें सिखाई। सबसे पहले तो आपके सॉफ्टवेयर में, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर इस तरह का नहीं बना हुआ है, अगर इस तरह का नहीं बना हुआ है, तो आप राशियों के नंबर के हिसाब से उन नंबरों में, उन राशि के नंबरों में टैली वाली शीट को देख के, अष्टक वर्ग को देख के, जो साइड में टोटल नंबर दिए हैं, उनको सर्वाष्टक वर्ग की ऐसी टेबल बना के उसमें सेट कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको अभी तक समझ में आया, एक नजर में लग्न से लेके 12 हाउस में कहाँ कहाँ पे ज्यादा, कहाँ कहाँ पे कम नंबर
पढ़े हैं, ये चेक कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला तीसरा नियम आता है, प्रिडिक्शन सीखने से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन सिखाने से पहले आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, मॉडस ऑपरेंडी। अगर वही नहीं पता तो प्रिडिक्शन सिखा भी देंगे, आप कर निकाल नहीं पाओगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग, क्योंकि आज का टॉपिक सर्वाष्टक वर्ग है, यानी सभी को जोड़ के फाइनल कंक्लूजन से रिजल्ट निकालने वाली बात है। तो अगला जो अहम चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है? वो देखनी है प्रश्न किस भाव से आया है। मन में अपने रिपीट करो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सर्वाष्टक वर्ग, जब ये चार्ट आप बना लेंगे और सामने लग्न भी, आप चाहे तो लग्न भी जैसे बैठा लेंगे, 2 नंबर की लग्न है, यहाँ पे 3 नंबर राशि, यहाँ 4 नंबर राशि, यहाँ 5 नंबर राशि, तो इस तरह से करने के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे वो आप देखेंगे प्रश्न किस भाव से आया है। अब इसके लिए हम एक दो लोगों को अनम्यूट करके पहले पूछेंगे उनसे कि उनको ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहले एक काम करिए, निशु को अनम्यूट कर दीजिए अगर वो आए। निशु जी हाथ उठाइए। प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत अगर आए तो वो हाथ उठाएं। अरे एक दो वॉलेंटियर हाथ उठा दो जिससे मैं आसानी हो जाए समझने, इंटरेक्ट करने में। अनुरुद्ध, जिसका हाथ उठाए उनमें से किसी एक को अनम्यूट करो निशु जी जो अनम्यूट प्लीज। है। हाँ निशु जी आप अनम्यूट है। यस सर। हमें ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आया और उसने पूछा कि भाई मैंने जो है बैंक में लोन अप्लाई किया है, मेरा लोन होगा या नहीं होगा, तो जरा यहाँ देख के बताइए कि उस जातक ने आपसे किस हाउस से प्रश्न किया। सर फिफ्थ हाउस, जिसमें 6 नंबर राशि है। अच्छा, तो लोन हम किस हाउस से देखते हैं? सर 6th हाउस। तो फिर फिफ्थ क्यों बोल रही हैं? ये बोलिए, यहाँ से देखेंगे। सॉरी सॉरी, 6th हाउस जिसमें 7 नंबर राशि फॉलो हो रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि अब तीसरा जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो है कि आपका प्रश्न किस हाउस से आ रहा है। तो अनुरुद्ध, अनुरुद्ध 1 मिनट, किसी और, किसी को और जिसका हैंड रेज है किसी को अनम्यूट कर दो भाई प्लीज। हम पहले समझेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर फायदा नहीं है ना कोई आगे बढ़ जाने का हमारे। माइंड क्लियर होना चाहिए एकदम। अनुज किसी को भी कर दो। अजय जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। हमें ये बताइए, अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे कि हम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्समैन का क्वेश्चन किस हाउस से मेनली आ सकता है? सर खेल का भाव सर 10वें भाव से। चलिए, वैसे तो खेल जो है कर्मा में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है नॉर्मली फिफ्थ हाउस का डोमेन भी कहा गया है। ये सब लोग ध्यान रख से याद कर लो। अच्छा, चलिए आप ही से हम एक और सवाल पूछते हैं। कोई अगर आपसे ये कहे कि हम जो हैं अपने, क्या हमको हमारे खानदान की संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम किस भाव पे कंसंट्रेट करें? दूसरे भाव से। ओके। क्या नाम है सर आपका? अजय। अजय। आप हमारे नामा राशि हो, तो क्या आप हमें बताएंगे कि आप कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, सीख रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, तब हमने आपको जो छूट दे दी। देखिए, हेरिटेज का जब क्वेश्चन आता है, पैतृक संपदा, तो वो 8th हाउस से भी देखी जाती है। सेकंड हाउस तो एसेट्स है, वैल्यूज है, परिवार है, परिवार की धन संपदा। और 8th हाउस जो है वो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी आता है। तो 8th हाउस से क्वेश्चन ले लेंगे। तो पहले आपको, इसलिए हमने आपसे 2-3 लोगों को इसलिए अनम्यूट किया कि जब तक आपको, आप एस्ट्रोलॉजी की बड़ी से बड़ी चीज सीखने लगो, लेकिन जब तक आपको भाव भावेश कारक नहीं आता है, आप एस्ट्रोलॉजी में, आप अब जब आप प्रश्न को यही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि प्रश्न किस हाउस से आ रहा है, तो फिर आप अष्टक वर्ग से भी प्रिडिक्शन कैसे कर पाओगे? चलो हम आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ, क्या वो लड़की मुझे हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? बताओ, कहाँ देखोगे? 5वें जिसको भाव आप, से जिसको सर। आप बताए। हाँ 55 फिफ्थ हाउस से सर। ठीक, चलो कम से कम इतना तो आपने पकड़ा। सर नॉर्मल तो मालूम है, ये जो आपने थोड़े से कठिन पूछ लिया ना, जैसे शादी का 7वां होता है, लगन का, हाँ तन का लगन होता है, तो वो तो नॉर्मल मालूम भाई है सर। साहब, आप जब एस्ट्रोलॉजर हैं तो कोई कुछ भी नहीं, पूछ, सही बात है सर, सही आपको बात। कारक तो आने ही चाहिए ना। सही बात आपको सर। नहीं कारक धीरे धीरे शुरू में
कमी आते हैं एक कारण छोटा सा सर, एक प्रैक्टिस छोटा सा करते डाउट आ सर, जाते छोटा सा, हैं। अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग एक ही है ना? आप समझे नहीं, अष्टक वर्ग जो है यूनिवर्सिटी का नाम है। सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग तो एक पूरा ब्रॉड एक अच्छा, सिलेबस का ब्रॉड है, पूरा उसमें हम अष्टक लोग वर्ग, सर्वाष्टक और है। उसी में सर्वाष्टक वर्ग अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनसे हमें प्रिडिक्शन करते हैं। तो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस पर अभी अभी क्वेश्चन आंसर में आपको सबको टाइम देंगे पूछने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। तो अब आपने तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझ लिया कि आपको प्रश्न किस भाव से आधारित आ रहा है, उस भाव पे हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में सारे ऋषि कहते हैं पूर्व के सभी ज्योतिष सिद्धांत का ध्यान रखना है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप सीखने तो अष्टक वर्ग आएंगे, अष्टक वर्ग बड़ा आसान है, फटाफट उससे प्रिडिक्शन कर देंगे, लेकिन अष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन करने के लिए भी आपको भाव, भवेश, राशि, कारक, दशा, अंतरदशा, सारी जो पूर्व की सभी ज्योतिष सिद्धांत का ध्यान रखना है। नोट कर लो, अगर पूर्व के सभी ज्योतिष सिद्धांत का ध्यान नहीं रखोगे तो सिर्फ गिनती के नंबर से तुम प्रिडिक्शन कर ले जाओ, कभी पॉसिबल नहीं है। तुम जितना कहो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं वहीं पे सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा जातक को, और जिसमें सबसे ज्यादा कम नंबर है वहीं पे वो सबसे कम नंबर है, और जहां पे तुम्हें लग रहा होगा सब उल्टा सीधा हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अष्टक वर्ग के साथ साथ ज्योतिष के पूर्व के सिद्धांत नहीं लगा रहे हो। सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि ये इतना आसान है, नंबर ज्यादा होगा तो हम शुभ कह देंगे, नंबर कम होगा तो अशुभ कह देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने कक्षा भी नहीं पढ़ी है। हर 345 डिग्री के बाद जो 8 कक्षाएं होती हैं, ग्रह कहाँ पे है। राशि तो बहुत बड़ी है ना, राशि तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी है, ग्रह तो यहाँ से एंटर करेगा, इधर से निकल के यहाँ जाएगा, भाई यहाँ से इस घर से आएगा यहाँ पे और यूं चला जाएगा। इतने बीच में जो ट्रैवलिंग करेगा तो यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे, और यहाँ पे उसके प्रिडिक्शन बदल जाएंगे। भले नंबर सब में 29 है, पूरे घर में 29 नंबर हैं, लेकिन ग्रह जब एंटर करेगा 3 डिग्री तक अलग रिजल्ट, 6 डिग्री तक अलग रिजल्ट, अलग अलग हर 345 डिग्री के बाद उसका रिजल्ट भी वैरी हो सकता है। ये चीज हम लोगों को नहीं सीखी है हम लोगों ने, इसलिए हम लोग खुश तो बहुत हो जाते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग से हमने प्रेडिक्शन सीख लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। सीखना डिटेल में ही चाहिए, हर चीज समझनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बाकी अब आपने ये समझ लिया कि ज्योतिष के पूर्व के सभी ज्योतिष के सिद्धांत का ध्यान रखना है। सब कुछ अष्टक वर्ग नहीं है, क्योंकि अब क्यों नहीं है सब कुछ अष्टक वर्ग? क्योंकि अष्टक वर्ग है शुभ अशुभ फल कहने का सिस्टम। अब देखो बड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ही बात आ गई शुभ अशुभ फल कहने की, तो शुभ और अशुभ फल तो दशा में ही मिल सकता है। तो दशा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दशा और अंतर दशा तो इंपॉर्टेंट है ही प्रत्यंतर तक। भले सूक्ष्म प्राण तुम ना लगाओ, लगेंगी पांचों, लगेंगी पांचों, ठीक है, लेकिन दशा अंतरदशा क्योंकि फल का निर्णय करती हैं, फल को डिलीवर करती हैं। और अष्टक वर्ग की प्रणाली क्या है? शुभ अशुभ बिंदु के द्वारा फल को, गोचर के ग्रह को रिजल्ट बताना। तो गोचर का ग्रह जब आएगा और साथ में उसका दशा, दशा और अगर उस लॉर्ड की अच्छे, जिस राशि में ज्यादा नंबर है उसकी दशा अंतरदशा भी पॉजिटिव है, तभी तो फायदा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अष्टक वर्ग नहीं है, मतलब अगर एक बढ़िया प्रिडिक्शन करना है, अदरवाइज खाली ये कि हमने अष्टक वर्ग सीख लिया, मुझसे भी 2-4 बातें बता ले जाते हैं, तब एक तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें बिल्कुल आजाद छोड़ देंगे, जो ऐसा मर्जी वैसा करो। लेकिन अगर मास्टरी हासिल करनी है तो ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक जनरल रूल है, ज्यादा अंक वाले भाव में शुभ ग्रह का गोचर, जिस भाव में, यानी भाव मतलब भाव में राशि तो कोई ना कोई पड़ेगी, तो जिस राशि से या जिस भाव से ज्यादा अंक होंगे, जिसमें ज्यादा पॉइंट होंगे, वहां पे अगर शुभ ग्रह का गोचर होगा। अब देखो हमने एक यहाँ पे वर्ड, हमने ग्रह नहीं बोला, हम ध्यान से सुनना, हमने कहा शुभ ग्रह। और शुभ ग्रह लग्न के अनुरूप भी हो सकते हैं और नेचुरल नैसर्गिक भी हो सकते हैं, तो अच्छा फल करेंगे। यानी शुभ ग्रह अगर ज्यादा बिंदु वाले, ज्यादा लकीर वाले, शुभ वाले भाव से गुजर रहा है तो वो अच्छा फल करेगा। अब अशुभ ग्रह अगर वहां से गुजर रहा है ज्यादा अंक वाले पे, तो भी बुरा फल नहीं करेगा, वो भी अच्छा ही फल करेगा। ये पॉइंट नोट कर लो, ये काम आएगा हमेशा। यानी कि अगर किसी भाव में, भाव का मतलब जब भाव बोलते हैं तो समझ लो राशि की बात है, राशि तो ऑटोमेटिकली वहां पे पड़ेगी। में कोई ग्रह गोचर कर रहा है, उसमें नंबर बहुत ज्यादा हैं, शुभ ग्रह गोचर करेगा तो फल अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अशुभ ग्रह गोचर करेगा तो फल खराब हो जाएगा, क्योंकि भाव तो मजबूत है ना, अच्छे शुभ बिंदु मिले हैं ना, तो इसका मतलब अशुभ ग्रह के गोचर पर भी बुरा फल नहीं करेगा, अच्छा ही फल करेगा। हाँ,
इसमें प्रिडिक्शन जब बदलता है तो क्यों बदलता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी हमने तुम्हें कक्षा की बताई थी कि हर 3 डिग्री 45 मिनट के बाद 8 कक्षाएं होती हैं, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आज यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये समझ लो, ये भी प्रिडिक्शन कभी कभी बहुत अंक होने पर भी जब नहीं मिलता रिजल्ट, तो क्यों? क्योंकि हमने पूरा अष्टक वर्ग को सिद्ध नहीं किया है, हमने सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग की 2-4 बातों को सिद्ध किया है। ना हम शोध पिंड निकाल रहे हैं, ना हम एकाधिक पद शोधन कर रहे हैं। ये सब चीजें किए बिना आप सिर्फ षोडश वर्ग से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। जितना कर सकते हो उतना हम सिखाए दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्योतिषों ने कहा है कि 6, 8, 12 में कम अंक होने पर अच्छा होता है। अभी 6, 8, 12 में कम अंक होने पे अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि 6, 8, 12 जो है सांसारिक लोगों के लिए, आर्थिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने वालों के लिए ये सेपरेटिव टेंडेंसी के हाउसेस हैं, 6, 8 और 12। तो यहाँ पे जितना ये कमजोर हो, जितना ये वीक हो, जितना इनमें बल ना हो, उतना अच्छा है। क्योंकि अगर 6, 8, 12 तुम्हारे बड़े अच्छे हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें सेपरेट करेंगे, तुम्हें अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, तुम्हें कष्ट होगा। अब जैसे छठे से कैसे अध्यात्म होता है? अब तुम किसी जातक के ऊपर इतना लोन हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतने दुश्मन हो गए, वो घर छोड़ के हिमालय भाग गया। कई मर्डर वर्डर करने के बाद लोग चुप बचने के लिए जोगी बन जाते हैं, अखाड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, गिरोह। तो ऐसा भी होता है, या बहुत दिवाला किसी का पिट गया, तो ये 6, 8, 12 जो तुमको भौतिक संपदा से दूर करते हैं, तो तुम्हारे मन में भागने की इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं। इसलिए सांसारिक लोगों के लिए, मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए 6, 8, 12 खराब है। सन्यासियों के लिए कभी भी 6, 8, 12 खराब नहीं है। तो अगर 6, 8, 12 तुम्हारा बहुत मजबूत है, तो तुम्हारा हमेशा मन करेगा यार ये दुनिया सब बेकार है, ये मोह माया है, हमने इतना पैसा कमाया, किसके लिए कमाया, हमें तो सुख नहीं मिल रहा है, हम अपना सुख कहीं और ढूंढे। ये फीलिंग जो 6, 8, 12 देते हैं, इस वजह से इनको कलयुग में गृहस्थों के लिए पापी कह लो, खराब कह लो, नुकसानदेह कह लो। सन्यासियों के लिए 6, 8, 12 से बढ़िया कोई घर नहीं होता है। ना उसको पैसे की जरूरत, ना उसको इच्छाओं की जरूरत, ना उसको दोस्तों की जरूरत, ना उसको पत्नी की जरूरत, ना उसको संतान की जरूरत, ना उसको 4th हाउस से सुख की जरूरत। उसको सिर्फ 6, 8, 12 चाहिए, आइसोलेशन अपना इंटरनल। और कोई और छठे हाउस से क्या चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया, ये जो शत्रु हैं, इन पे विजय। छठा हाउस सिर्फ रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा नहीं है। सन्यासी के लिए छठा हाउस क्या है? ना रोग है, ना ऋण है, ना कर्जा है, ना दुर्घटना है, ना मुकदमा है। सन्यासी के लिए छठा हाउस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये उसको रोकता है सन्यास की तरफ, मोक्ष की तरफ जाने से। ये उसका शत्रु है, तो इस पे वो कैप्चर करता है। तो इसको समझ लो, कोई घर खराब बुरा नहीं होता है, तुम क्या चाह रहे हो उसके हिसाब से घर खराब और अच्छा होगा। एक मोक्ष पाने वाले इंसान के लिए यही छठा हाउस सबसे बढ़िया है। क्यों? तो उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर पे विजय प्राप्त करनी है, ये शत्रु हैं उसके। तब यहाँ पे लोन, नौकर चाकर तब नहीं आएंगे, नौकरी, डेली रूटीन अलग है। तो कॉन्सेप्ट को पहले माइंड में एकदम क्लियरिटी से जब तक नहीं समझोगे, ज्योतिष नहीं आएगा। राइट? तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं खींचेंगे, आगे चलते हैं। अब चीजें बहुत सारी हैं, तो हम धीरे धीरे एक बेसिक हमने आपको स्ट्रक्चर दे दिया, बाकी हम चीजें आपको कराते रहेंगे इसी में। प्रेडिक्शन लेवल पे जब हम टॉपिक पकड़ेंगे, तो उसी टॉपिक में आपको भी सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें करा देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक क्वेश्चन। अब जैसे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नंबर के हिसाब से हम चलते हैं, तो अब हम बोर्ड को अपने मिटाते हैं और एक चलिए इसी को एक जनरल ले लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक बड़ा अहम क्वेश्चन है रिलेशनशिप देखना। मान लो यही चार्ट है, या मान लो ये चार्ट है, दोनों चार्ट पे लेके चल लेंगे अभी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमें किसी जातक की रिलेशनशिप देखनी है, और अभी हम सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यानी जो फाइनल सारे ग्रहों ने और लग्न ने जो नंबर दे दिए उनको हमने जोड़ दिया और ये यहाँ पे लिख दिए गोले में। तो अब रिलेशनशिप की जब बात आती है, तो रिलेशनशिप की, अब क्योंकि रिलेशनशिप में तो बहुत सारे रूल चल सकते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब है 1 और 7 की रिलेशनशिप, पति पत्नी की या बिजनेस पार्टनर की ही बात कर रहे हैं। समाज से, माता से, दुनिया से, वो सब बात की बात है। पहले मेन रिलेशनशिप जो हमें सीखनी है वो है लग्न और सप्तम की। और लग्न और सप्तम में क्या होता है? हम और हमारी पत्नी, हम या हमारा बिजनेस पार्टनर, इन दो चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो 2-3 चीजें बड़ा आसान सी होती हैं। अब लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको चंद्रमा का भिन्नाष्टक हमने बताया नहीं है, प्रस्तावक बताया नहीं है। अब आपको सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से हमें देखना है। तो आप एक मोटा मोटा समझ लो, जैसे मान लो कि ये मून यहाँ पे बैठा है इस जातक का, तो ये जो सामने वाला है इसका मून देख लो कहाँ बैठा हुआ है। अगर इसका मान लो ये बिजनेस पार्टनर है, BP, बिजनेस पार्टनर। अब ये लग्न बना लो, जैसे इसको जब लग्न बनाया तो चंद्रमा यहाँ बैठा है, इसको लग्न बना लिया, 8 नंबर को लग्न मान लो, थोड़ी देर के लिए बना लो। अब मान लो 8 नंबर को लग्न बना, तो इसका चार्ट, या तो इसका चार्ट ले लो, दोनों का चार्ट अलग ले लो, उसका सर्वाष्टक वर्ग यहाँ पे बना लो।
सामने वाले का, अपनी पत्नी का या अपने बिजनेस पार्टनर का। अब अगर उसके सर्वाष्टक वर्ग में चंद्रमा जो है, मान लो यहाँ पे 31 पॉइंट है, यहाँ बैठा हो चंद्रमा, यहाँ पे जैसे मान लो 39 पॉइंट है, यहाँ पे तुला में बैठा हो चंद्रमा, मान लो वृश्चिक में ही बैठा हो, 36 पॉइंट यहाँ पे है, तो तुम्हारे वर्ग में चंद्रमा जो पॉइंट, जहां जहां ज्यादा पॉइंट है, अगर उन ज्यादा पॉइंटों वाले राशियों में अगर सामने वाले का चंद्रमा बैठा है, तो इसका मतलब तुम्हारी उससे मेंटल लेवल की कैपेसिटी या आपस में तारतम्य या आपस में सीक्वेंस बैठेगी बढ़िया। क्योंकि तुम्हारे चार्ट, और इसको तरीका और भी है कि चंद्रमा का भिन्नाष्टक भी हम देख सकते हैं, जिसमें कम कम पॉइंट मिलते हैं, 3 से 1, 0 से लेके 8 तक। वो जब कंप्लीटली आगे जब सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमने तुमको दी, ये दोनों का मून से मून मिला लो, तुम्हारे पॉइंट जहां जहां ज्यादा है अगर उसका मून वहां वहां है, तो ये राशियां तुम्हें हमेशा फायदा करेंगी। तो तुम्हारे जैसे 31 नंबर है यहाँ पे मीन राशि है, तो मीन राशि हमेशा तुम्हें 31 नंबर फायदा दे रही है, ज्यादा पॉइंट है, शुभ बिंदु है। तो अगर सामने वाले का चंद्रमा 31 यहाँ बैठा होगा मीन में, तो तुम हमेशा गेम्स में रहोगे, हमेशा मन तुम्हारा उससे मिलता रहेगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। तो रिलेशनशिप के लिए ये एक पॉइंट जो है आप हमेशा मिलाओ। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखो रिलेशनशिप में आप ऐसे कैसे देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो जल तत्व की राशि, ठीक है, जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि है, ठीक है। अब वृश्चिक राशि जो है, जल तत्व जो है, अब वृश्चिक के आप, अब यहाँ पे फिर वही वाली बात आती है, पूर्व में सभी तरह की ज्योतिष आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर मामला बिगड़ेगा। तो अब इससे हमारे संबंध कैसे होंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक तो पॉइंट है, जैसे मान लिया 36 पॉइंट है और यहाँ पे 24 पॉइंट है, तो 24 पॉइंट तो लेवल से नीचे ही है, 36 पॉइंट लेवल से बहुत ज्यादा है। तो जिसके जब ज्यादा पॉइंट होंगे, तो ये इसका मतलब इस रिलेशन में हमेशा जो है सामने वाला डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ 36 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है, ज्यादा ये भाव ज्यादा बली है, तो इस लग्न से ज्यादा बली हो गया। और लग्न में 24 ही पॉइंट है, तो इसका मतलब दिस बिजनेस पार्टनर और स्पाउस विल डोमिनेट। तो इससे, क्योंकि देखिए अभी तो रिलेशन अच्छा या बुरा कैसा है इसी को तो समझना है ना, कि खराब होगा या नहीं होगा। इसके बाद अब जैसे समझ लीजिए, अब जैसे ये तो हो गया अष्टक वर्ग के नंबर, लेकिन इसके बावजूद जो चेंजेस आते हैं और जो नहीं होता है काम, क्यों नहीं होता है इसको समझ लिए। अब जैसे मान लो जुपिटर यहाँ मान लो बैठ जाए, जुपिटर यहाँ बैठ जाए, जुपिटर यहाँ बैठ जाए, तो क्या करेगा, अपनी दृष्टि यहाँ, यहाँ बैठेगा तो भी दृष्टि, यहाँ बैठेगा तो भी दृष्टि, यहाँ बैठेगा तो भी दृष्टि डालेगा। तो जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, तो पूर्व में ज्योतिष हमने क्या सीखा है कि जुपिटर की दृष्टि अमृतमयी होती है। तो अमृतमयी दृष्टि जुपिटर की पड़ जाए, तो पॉइंट कम हो ज्यादा हो तो भी चेंजेस, पुराना वो चीज अष्टक वर्ग से कर रहे हैं प्रिडिक्शन, नहीं पुरानी चीज भूल नहीं जाना है। अब जैसे मान लो 8th राशि यहाँ पड़ रही है, मंगल केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यानी केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी और विष्णु स्थान है। अब अगर लक्ष्मी विष्णु स्थान में बैठ जाएगा, तो ऑब्वियस है हाउस में तो 36 पॉइंट है, लेकिन हाउस का लॉर्ड की भी तो अपनी ताकत होती है। मान लो वो यहाँ बैठ जाए उच्च का हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया, तो अब देखो डबल हो गया, यानी हाउस लॉर्ड जो है भले 36 पॉइंट है, बहुत मजबूत है, हाउस लॉर्ड एक तो त्रिकोण में आ गया, धर्म के स्थान पे आ गया, और यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया, तो भी चीजें बदल जाएंगी। तो पूर्व जो हमने तुमको सबसे मेन पॉइंट आज सिखाने का हमारा प्रयास था कि अष्टक वर्ग से नंबर से ही नहीं बोल देना है, उसके पहले उनकी पोजीशन सब कुछ देखनी है। अब जैसे मान लो यही मंगल यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ 39 पॉइंट है, तब नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि छठे हाउस में इतने ज्यादा पॉइंट होना अच्छी बात नहीं है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि 6, 8, 12 में पॉइंट कम होने चाहिए। अच्छा, क्यों कम होने चाहिए, किससे कम होने चाहिए ये समझ लो। जैसे लग्न में 24 अंक हैं, अब यहीं से हेल्थ का हम आपको समझा दे रहे हैं कि किसी की हेल्थ देखनी है तो कैसे। अब देखो लग्न में 24 अंक हैं, जो नॉर्मल, तो लग्न ऐसे भी कमजोर है, क्योंकि 25 से 30 तो मध्यम है, तो ये तो 24 है, यानी लग्न कमजोर है, ऐसे भी पता चल गया 24 नंबर देख के। अब लग्न का नुकसान जो सबसे दो जो बीमारी परेशानी दे सकते हैं, वो है 6 और 12, 6 और 8। 8 तो चलो फिर भी 25 है, लेकिन फिर भी लग्न से ज्यादा है, लग्न से फिर भी 25 नंबर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो 39 नंबर है। तो लग्न से हमेशा छठे और 8वें में नंबर कम होने चाहिए, इवन 12वें में भी कम होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हम बीमारी क्योंकि हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हमेशा छठे और 8वें में देख लो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लग्न में 24 अंक हैं, और समझ लो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लग्न में 30 अंक हों
तो भी तुम्हें बड़ा खुश हो जाना है। ठीक है, 30 अंक तो है लग्न में, मान लो 30 अंक होते तो यहाँ पे मान लो 34 होते और यहाँ पे 40 होते तो भी परेशानी होती। ठीक है, लग्न बली है, लेकिन बली होने के बावजूद भी बीमारी उससे ज्यादा बली है। लड़ने की क्षमता भी है लग्न के बाद, लेकिन बीमारी में मान लो 34 है, यहाँ पे 40 है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हेल्थ इशू का जब भी विचार करना तो ये जरूर देख लेना कि लग्न के नंबर कितने हैं। लग्न अगर मजबूत है फिर भी नंबर अगर यहाँ पे ज्यादा है तो भी हेल्थ के अड़ंगे आएंगे। और यहाँ तो इस एग्जांपल में तो लग्न ऐसे भी वीक है और यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये जातक हमेशा इसका ये रोग ऋण लोन लेना, कर्जा लेना, बीमारियां, भले एज के हिसाब से तो देश काल परिस्थिति तो में देखनी है, लेकिन ये समस्या से ग्रस्त हो सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा। तो ये इसी के साथ हमने एक पॉइंट आपको और बता दिया। अब रिलेशनशिप के लिए समझ लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि अष्टक वर्ग में सिर्फ नंबर से ही प्रिडिक्शन कर दोगे। ग्रह उसका कहाँ पे लौट गया है, किसकी दृष्टि है। अच्छा, आप मान लो यहाँ पे कोई पापी ग्रह बैठ जाए। अब राहु केतु को हम ले नहीं रहे, लेकिन राहु केतु हैं तो ना कुंडली में। मान लो अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, भले चाहे जितने नंबर हो, लेकिन पाप ग्रह भी अपना अनिष्ट और अरिष्ट करके रहेंगे। शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो और थोड़ा सुधार देंगे। तो ये सारी जो पूर्व की जितनी भी ज्योतिष चीज सीखी है उसको कभी भी माइंड से हटाना नहीं है अष्टक वर्ग पे प्रिडिक्शन करने के जब कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप के लिए अब जैसे मान लो रिलेशनशिप, अब जैसे मान लीजिए शुक्र और मंगल मान लो यहाँ पे बैठ जाए, तो शुक्र तो एक्सॉल्टेड हो गया और मंगल, और यहाँ पे पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, 31 पॉइंट है, यानी सभी शुभ ग्रह दे रहे हैं। तो भी जब, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पे पॉइंट ज्यादा है, शुभ 31 पॉइंट है, तो भी रिलेशनशिप में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साथ में इनके मान लो शनि भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए, तब जितने पाप ग्रह, तो वो अपना जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल है वो कभी भी अष्टक वर्ग में छोड़ना नहीं। फिर और समझो, लग्नेश और सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं, आपस में दृष्टि हो जाए, यहाँ बैठ के दृष्टि देते हैं, यहीं बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, एक्सचेंज हो जाए, तो वो सब शुभ हो गया। मान लो एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, तो ऐसे केंद्र त्रिकोण क्योंकि अच्छे घर कहे गए हैं, तो वहां पे इवन 3 और 11 भी इतने खराब नहीं कहे गए, भले वो त्रिषणाएं हैं लेकिन कलयुग में। तो ऐसे समझना चाहिए आपको कि हमने पॉइंट तो देख लिए, लेकिन पॉइंट के अलावा उनका संबंध चार्ट में कहाँ बन रहा है। तो रिलेशनशिप में सब, अब प्रश्न आया रिलेशनशिप जो हमने आज अपने में लिखा है, तो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? विश्वास। धर्म पे चलेंगे तभी रिलेशन, यानी कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हैं या मान लो बिजनेस पार्टनर है और एक पार्टनर चीटर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो चीटर है तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो खुलेगी ही बात। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो पार्टनरशिप के प्लैनेट राहु के साथ बैठा है और वहां पे मान लो कहीं कम नंबर है, तो इसका मतलब पार्टनर जो है राहु की एनर्जी से ग्रसित है और नंबर कम है, तो अशुभ है, तो अशुभता देगा बिजनेस में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे बैठ जाए, 22 नंबर है, यानी मंगल राहु के साथ यहाँ बैठ जाए, तो एक तो यहाँ पे तो नंबर आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो आप तो कहेंगे अरे पार्टनर तो यार 36 नंबर है, शुभ अंक है, पार्टनर बहुत हेल्प करेगा। करेगा, कर सकता है, आपको ऐसा नजर आएगा, लेकिन क्योंकि मंगल राहु के साथ यहाँ पे और यहाँ पे नंबर कम है, तो इस भाव का जो लॉर्ड है वो भी तो ये देखे बिना आप सिर्फ 36 पॉइंट देख के अगर प्रिडिक्शन कर दोगे तो काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। राइट, तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरत है, विश्वास, समर्पण, आदमी कितना मेच्योर है। अब मेच्योर कैसे होगा? मान लो यही मंगल जो है जुपिटर के साथ बैठ जाए और मान लो यहाँ पे 24 अंक है, यहीं बैठ जाए, भले अंक कम है लेकिन क्योंकि जुपिटर का ज्ञान उसको मिल रहा है मंगल को, तो पार्टनर जो है लाख मान लो थोड़ी बदमाशी सोचेगा भी, लेकिन क्योंकि साथ में जुपिटर है या जुपिटर की मान लो दृष्टि है, यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ से मान लो दृष्टि जुपिटर दे दे या जुपिटर साथ बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी रंगत, उसकी सोच में एक कंट्रोल आ जाएगा। तो अष्टक वर्ग में नंबर ठीक है, वो अपनी जगह अपनी बात बताता है, लेकिन साथ में और पूर्व की पड़ी हुई ज्योतिषी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। उसी प्रकार डाइवोर्स के लिए जैसे एक बड़ा कॉमन पॉइंट होता है, हाँ, 7th हाउस में बहुत ज्यादा नंबर हो और साथ में मेलेफिक प्लेनेट हो वहां पे, तो ये लेकिन देखिए कंडीशन है, बहुत ज्यादा नंबर होने पे क्या होता है, ये हाउस बहुत बली हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। अब जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो देखिए आज, अब आप इसको समझिए कि डाइवोर्स 7th हाउस जो है वो जब बली हो जाता है, तो डाइवोर्स की कल्चर आजकल है, पहले जैसे मान लो लोग कई शादियां भी हो जाती थी, आज से 70-80 साल पहले लोग 2-3 शादी एक साथ भी कर लेते थे। तो यहाँ पे जब 7th हाउस में बहुत ज्यादा शुभ अंक हो जाते हैं तो 7th हाउस हमारे लिए गिफ्ट हो जाता है।
बहुत ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर ये आपके माइंड में आ गई तो आप बहुत सी चीजें डिकोड कर पाएंगे। तो जब 7th हाउस में बहुत मान लो शुभ अंक हैं, तो इसका मतलब 7th हाउस इज ब्लेसिंग यू, वो आपको 7th हाउस के पूरे डोमेन दे रहा है। और 7th हाउस का एक डोमेन जो है वो है मेट करना, मेटिंग करना, स्त्री और पुरुष के मिलन का भी है, उसी को हम लोग शादी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी का बहुत बली है और वहां पे अगर पाप ग्रह बैठ गया, यानी ये तो कंफर्म हो गया नंबर बहुत ज्यादा होने से इसको स्त्री या पुरुष का रिलेशनशिप बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया पावर है इसमें। अब चाहे वो एक ही से मिले या डिफरेंट डिफरेंट से मिले, यहां तक तो ठीक है कहानी। ठीक है, लेकिन जब मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे बैठ जाता है तो आप सिर्फ नंबर से तो इतना ही प्रिडिक्शन कर पाओगे कि इसका जो है मीटिंग का सुख बहुत बढ़िया होगा या पार्टनरशिप का सुख बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब मेलेफिक बैठ जाएगा तो मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो रजस और तमस गुण अपने अंदर लिए होते हैं। तो जब रजस और तमस गुण आ जाता है तो कई बार सतगुण दब जाता है, तब जो है वो यहाँ वहां यू कांट हैव चिकन डेली वाली कॉन्सेप्ट पे आ जाता है कि रोज हम चिकन नहीं खाएंगे, आज हम कुछ और खाएंगे। तब वो जो है कैरेक्टर और फिर उस लड़ाई। तो डाइवोर्स के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि कारण क्या बनेगा। फिजिकल इम्पोर्टेंसी कारक बनेगा, थर्ड पार्टी का इंटरेंस कारक बनेगा, सास ससुर की का प्रेशर कारक बनेगा, जेठानी या नंद परेशान करेंगे, कौन परेशान करेगा जिससे, या इसका 7th हाउस का कोई बाहर रिलेशन बनेगा। तो डाइवोर्स का कोई कारण बनेगा ना, या हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं मिलती है, माइंड नहीं मिलता है, हम ज्यादा कमाते हैं तुम कम कमाते हो, ईगो। तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ ग्रह बैठेगा या जो पाप ग्रह दृष्टि देगा उसके अकॉर्डिंग लड़ाई शुरू होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शनि ने दृष्टि दी तो कर्मा से शुरू होगी लड़ाई। हम ये करते हैं तुम नहीं ये करते हो, हम हमेशा अपना काम टाइम पे करते तुम नहीं करते हो। मंगल ने पार्टिसिपेट किया तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अब दोनों जो हैं शेर हैं, एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब जैसे मान लो वीनस और राहु ने पार्टिसिपेट किया तो कहीं ना कहीं बाहर रिलेशन बनाएगा। चंद्रमा ने पार्टिसिपेट किया, मन नहीं मिल रहा है हमारा, तो हम कुछ अलग सोचते हैं, तुम कुछ अलग सोचते हो। तो सबसे पहले डाइवोर्स का रीजन ढूंढा जाता है, और यही सब डाइवोर्स के रीजन बनेंगे आजकल आज की दुनिया में। तो पहले आप देखो कि 7th हाउस में कौन सा मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और वो मेलेफिक प्लैनेट किस तरह से संबंधों में विच्छेदन डालता है। हर ग्रह की अपनी एक अलग क्वालिटी है। जैसे बुध है तो बुध चुगलखोर है, इधर उधर की बातें करेगा। युवा है, थोड़ा सा फ्लर्ट है या आउट स्पोकन है, तो हो सकता है मियाँ बीवी के अगर लगन में आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो यही सब हरकतें उसको क्या करेंगी, सामने वाले को लगेंगी यार ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपके हर ग्रह की जब आप क्वालिटी जानते हो कि कौन सा ग्रह किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से अपने आप को शो करता है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ग्रह या ये प्लेनेट दृष्टि दे रहा है 7th हाउस पे या 7th लॉर्ड पे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करके आपस में मतभेद कराएगा और डाइवोर्स होगी। तो और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट मैंने पहले ही बताया था फिर बता दूं, अगर लग्न के सर्वाष्टक वर्ग के नंबर और 7th हाउस के सर्वाष्टक वर्ग के नंबर में अगर 6-7 अंकों का गैप है तो मान चलो कि गाड़ी में दो अलग अलग पहिए लगे हैं, एक ट्रक का लगा है एक स्कूटर का लगा है, तो गाड़ी हमेशा डगमग डगमग चलेगी। तो यहाँ देखो 24 है यहाँ 36 है, तो यहाँ 6-6-12 अंकों का फर्क है। तो यहाँ पे नॉर्मली 2 से 3 अंकों का फर्क हो, भले कम हो या ज्यादा हो लेकिन आस पास हो, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। अब यहाँ 24 यहाँ 36 12 अंकों का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस बात है दे आर पोल अपार्ट, दे बोथ आर पोल अपार्ट, इनकी दोनों की दुनिया अलग अलग है। भले जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जुपिटर को बैठाते, अब जुपिटर यहाँ पे नवी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, ठीक है, तो शादी भले बच जाए, शादी टूटे ना, लेकिन फिर भी आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी हमेशा रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं कि ये लोग अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन समाज के डर से जुपिटर की दृष्टि से कोर्ट नहीं जाएंगे, डाइवोर्स नहीं लेंगे, लेकिन वो बात कहो कि ऐसा कि कोई बहुत वो भी नजर तुम्हें नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे ऐसे ही चेक करना है अष्टक वर्ग को कंप्लीटली सीखने पे। क्योंकि देखो सर्वाष्टक वर्ग को हम खुद व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि एक ग्लिम्स दे सकता है, प्रेडिक्शन तभी हो पाएगा जब आप सारी चीजों को प्रॉपर कंबाइन कर पाओगे। अब जैसे फाइनेंशियल वेल्थ की हम तुम्हें बात सीधे, हम तुम्हें फाइनेंशियल वेल्थ का सीधे फार्मूला दिए दे रहे हैं, उसी तुम किसी का भी तुम फाइनेंशियल वेल्थ देख सकती हो। अब जैसे फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, तो फाइनेंस वेल्थ का तुम लोग एक फार्मूला लिख लो 10th, ठीक है, में नंबर कम हो 11th से, ठीक है, 11th में नंबर ज्यादा हो 12th से, 12th हाउस, और 12th हाउस से ज्यादा नंबर हो फर्स्ट हाउस में ज्यादा हो। यानी कि अब जैसे देखो यहाँ पे 29 नंबर है, 10th हाउस में 29 नंबर है,
29 नंबर से ज्यादा नंबर कहाँ हो? 11th हाउस में। अब यहाँ देखो 31 नंबर है, 11th हाउस से कम नंबर हो 12th हाउस में, जो कम का साइन लगाया, ये देखो यहाँ 22 नंबर है। और 12th हाउस से ज्यादा नंबर हो फर्स्ट हाउस में, यहाँ देखो 24 नंबर है। तो इसका मतलब जो भी हम कर्म करेंगे उसका ज्यादा फल मिलेगा। खर्चा हम कम करेंगे और लगन एंजॉय करेगी। खर्चे से ज्यादा हमेशा लगन में होनी चाहिए। अब इससे आप बहुत तरह के प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, आप किसी की अर्निंग चेक करनी है। एक और फार्मूला अर्निंग का लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड हाउस में हमेशा, सेकंड हाउस में क्या होना चाहिए बताइए, सोचिए। सेकंड हाउस और 11 हाउस के कॉम्बिनेशन से, यानी 11th हाउस में, इसको इसको भी समझ लीजिए फाइनेंस में। ठीक है, तो अब ये पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी ऐसी कंडीशन अगर होगी, दसम से ज्यादा नंबर 11वें में, 11वें से ज्यादा नंबर, कम नंबर 12वें में, और 12वें से ज्यादा नंबर, तो लग्न भोगती है ना, भोगेगी तो लग्न ना, तो ऐसा इंसान जातक जो है धनवान होगा, भोगवान होगा, भोग करेगा चीजों को, खर्चा कम करके भोग हो रहा है। ठीक है, और अगर इसका रिवर्स कर दो, यही चीज यहाँ पे जो है कम कर दो, यहाँ पे जो है कम कर दो, यहाँ पे ज्यादा कर दो, यहाँ पे भी ज्यादा कर दो, यहाँ पे कम कर दो, तो आदमी भोग नहीं पाएगा, ना पैसा भोग पाएगा, ना कर्मों को भोग पाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। लग्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे शादी भी देखोगे तो भी लग्न के नंबर देखोगे, कमाई देखोगे तो भी लग्न के नंबर देखने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लो, इसमें इसमें एक और कॉम्बिनेशन सिखा देते हैं। इसमें जो है अभी 2 और 11 को बताएंगे, पहले 3 और 11 समझ लो, 3rd and 11th। अब जैसे तुम्हारे पास कोई जातक आता है, भाई साहब हम कमाई नहीं पाते हैं। अरे कमाई क्यों नहीं पाता? अगर मान लो यहाँ पे देखो 24 नंबर है और यहाँ पे 31 नंबर है। अब बिल्कुल सिंपल समझो, 24 नंबर 3rd हाउस क्या होता है? डिजायर्स, इच्छाएं। और 11वां हाउस इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ये अगर तीसरे से डिजायर, तो 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण है ना, डिजायर्स का त्रिकोण है ना, तो तीसरे हाउस में हमेशा डिजायर्स पनपती हैं, और 11वें में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। ठीक है, तो अब समझो, क्योंकि डिजायर का ये भाग है, तो अब अगर यहाँ पे नंबर कम हो तीसरे में और 11th में नंबर ज्यादा हो, तो हमेशा आदमी की इच्छाएं पूरी होंगी। और यहाँ पे नंबर ज्यादा हो तो पता लगा आदमी इच्छाएं तो कर रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम धीरू भाई अंबानी बनेंगे, यहाँ पे नंबर है कम तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो वेल्थ के लिए तुम्हें मोटा मोटा यही समझ लो। तो सबसे पहले वेल्थ देखने के लिए ये भी देखो कि आदमी जो डिजायर कर रहा है, आदमी कह रहा है यार 25 करोड़ में चाहिए, 25 करोड़ उसको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो पहले देखो कि इच्छाएं 25 करोड़ की कर रहा है, तो यहाँ पे तो मान लो 40 नंबर है, लेकिन यहाँ पे भी तो होने चाहिए फिर 36 नंबर, 37 नंबर, 35 नंबर, या कम से कम इससे ज्यादा होने। तो यहाँ पे मान लो 35 नंबर है और वो कह रहा है कि हमको 25 करोड़ रुपया चाहिए, तो भैया अगर यहाँ पे 40 नंबर है तो मिल जाएंगे। और अगर यहाँ 35 नंबर है और यहाँ पे जो है 28 नंबर है, 22 नंबर है, तो तुम बस विचार यहाँ पे बड़े बड़े ख्याल बनाते रहो, इमेजिन करते रहो कि हम जो है आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम ये करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम अपना स्टार्टअप खोलेंगे, लेकिन इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। तो ये भी वेल्थ के लिए ये भी कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो। ये आदमी जो कह रहा है वो सिर्फ फालतूगिरी, खाली वो बेवकूफी की बातें कर रहा है, या वाकई उसके चार्ट में इतनी दम है कि वो गेन कर पाएगा। तो वेल्थ यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd हाउस के बिंदु को 11 से कंपेयर कर लो। उसी प्रकार कई लोग पूछते हैं कि यार हम किस डायरेक्शन में काम करें तो हमें फायदा हो, तो इसका लिए भी बड़ा आसान सा काम है। जैसे मान लो ये गेम्स में 12 नंबर है, ठीक है, तो आप समझो, तो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको पता है 1, 5 और 9 ये होती है ईस्ट, 2, 6, 10 ये राशियों के नंबर हैं, ये होती है साउथ, 3, 7, 11 ये होती है वेस्ट, और 4, 8, 12 ये होती है नॉर्थ। ये तो आपको पता ही होगा। 1, 5, 9, जैसे एक कहाँ पे, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, तो इन तीनों में जो पॉइंट है इनको जोड़ लो, 1, 5, 9 के जोड़ लो, 2, 6, 10 के जोड़ लो, 2, 6, 10 के जोड़ लो, 3, 7, 11। जिस डायरेक्शन में ज्यादा टोटल बिंदु हो, जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, जैसे 1, 5, 9 में, तो एक में पॉइंट है हमारे 22। ये देखो एक नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भाव पे ना चले जाना। एक नंबर में हमारे 22 नंबर हैं, 5 नंबर पे हमारे 29 नंबर हैं मान लो किसी के, ठीक है, और 9 नंबर पे 25 नंबर हैं, तो टोटल आ गया, इनका टोटल कर लो। ठीक है, तो 9, 5, 5 हो गया। अब इसी तरह सारे त्रिकोणों का टोटल कर लो, जो टोटल ज्यादा है समझ लो तुम्हारा भाग्य, या तुम्हारा जो है तुम्हें उन डायरेक्शन में हमेशा फायदा होगा। फिर चाहे शादी करो, शादी में भी देख लो, नौकरी करो या कुछ भी करो, या अगर हेल्थ को भी ठीक करना है तो उस डायरेक्शन में जाके रहो, या उस डायरेक्शन के डॉक्टर से मिलो। तो इसमें बहुत तरह के प्रिडिक्शन होते हैं जो समय के साथ साथ हम लोग सीख लेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस और वेल्थ के लिए एक और पॉइंट सिखा देते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लो, थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी।
एक फॉर्मूला और सिखा देते हैं। फाइनेंस फाइनेंस अगर तुम्हें किसी का समझना हो तो उसके लिए क्या करोगे, सॉरी जस्ट यहाँ पे देखो, तो दिस इज ऑल्सो, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे ऋषियों ने दिए हैं हम लोगों को सीखने के लिए। अब जैसे मान लो फाइनेंस की बात है, तो हमेशा अगर फाइनेंस तुम्हें देखना है किसी का कैसा रहेगा, तो देखो लग्न प्लस फर्स्ट, यहाँ पे ये यहाँ पे हाउस वाइज बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो राशि की बात नहीं है, एक भाव, 9 भाव, ठीक है, 10वां भाव और प्लस 11 भाव के नंबर जोड़ लो। यहाँ पे राशि नहीं है कि मेष है, ये धनु है, या ये मकर है, या ये कुंभ है। ये बता रहे पहले भाव में 24, 9वें भाव में 30, 10वें भाव में 29, 11वें भाव में 31, इनका टोटल अगर 120 से ऊपर आए, 120 से ज्यादा, ये चारों भाव को जोड़ो और 120 से ज्यादा है तो समझ लो वेल्थ बढ़िया। 120 से जितना नीचे जाए समझ लो उतनी वेल्थ उसकी खराब, और 120 से जितना ऊपर जाए उतना और पैसा ज्यादा। तो ये सिंपल, ये तो देखो ऐसा, ये तो सब डिटेल में और भी पढ़ने की चीजें आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको आज एक स्नैपशॉट तरीके से किसको आसानी से आप वेल्थ किसी की देख सकते हो, ये लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। 120 अगर टोटल इन चारों घरों का होता है तो आपका बहुत बढ़िया मामला, सब बढ़िया चलेगा, पैसा आप कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आसानी से आप किसी की भी फाइनेंशियल वेल्थ और चीजों को आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम। अब उसी तरह हेल्थ पे आ जाओ। हेल्थ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हेल्थ के लिए हमेशा लग्न बलवान होनी चाहिए। एटलीस्ट हेल्थ में 28 नंबर, तो एटलीस्ट 28 से 28 से ऊपर नंबर होने चाहिए हेल्थ को देखने के लिए। अब जैसे यहाँ 24 है तो बहुत नंबर नहीं है, एटलीस्ट 28, और उसके बाद छठे और 8वें में 28 से हमेशा कम होनी चाहिए। किसी भी दशा में लग्न में जो नंबर मिल रहे हैं, एक तो लग्न में 28 से ऊपर हो, और ऊपर होने के बाद भी जैसे मान लो यहाँ पे 31 नंबर हो, तो यहाँ पर भी फिर ऐसा ना हो कि कहीं पे 34 हो जाए, कहीं पे 36 हो जाए। हमेशा लग्न में जो नंबर ठीक ठाक एक तो मिले, तब तो इंडिविजुअली स्ट्रांग हुई, और उसके बाद जो इसके इनका कंपेरिजन है 6 और 8 से, वहां पे जब तक नंबर लग्न से कम होंगे तभी तक हेल्थ बढ़िया रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब और चलते हैं, करियर के लिए अगर बात करें तो देखो आजीविका को हम हमेशा 10th हाउस से देखते हैं, प्रोफेशन या आजीविका को हमेशा 10th हाउस से देखा जाता है, ये पहले ही चीज फंडामेंटल आप सभी को पता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, वही चीज जो मैंने आपको भी बताई थी ना, कि यहाँ से नंबर, यहाँ से नंबर, यहाँ से, तो आजीविका के लिए हमेशा ध्यान रखना, आज 10th हाउस से अगले 4 भाव पे जरूर दृष्टि डालना, ठीक है। आजीविका के से 10th हाउस से हमेशा 11th, 12th और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेस देन मोर देन करके जो भी पता था, वही एक फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा। उसके बाद फिर वही पॉइंट पे आते हैं, पूर्व में पढ़ी हुई ज्योतिष की विधाएं सारी काम आएंगी। तो अब जब ये मान लो कि किसी की युवा 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 अवस्था में, भाई करियर का टाइम क्या होता है, करियर का टाइम नॉर्मली 23-24 से शुरू होता है, वही सबसे पीक टाइम होता है। तो उस 23-24 साल में कुछ उसकी अच्छी दशा शुरू होनी चाहिए, जो कि विशेष, जिससे उसको विशेष फल प्राप्त हो। जैसे मान लो अब इसके जो है ये यहाँ पे 30 नंबर है, तो यहाँ पे शनि इसका लॉर्ड है, शनि की दशा आ जाए तो शनि इसको भी एक्टिवेट कर देगा, इसको भी एक्टिवेट कर देगा, यानी कि धर्म को भी एक्टिवेट, भाग्य को भी एक्टिवेट कर देगा, कर्म को भी एक्टिवेट कर देगा। अब मान लो 23-24 साल में इसकी जो है, मान लो यहाँ की ये मंगल की दशा आ गई, लेकिन चलो मंगल में फिर भी एक हाउस में बहुत ज्यादा नंबर है, हम इसको मान लेते हैं 24 नंबर, चंद्रमा की दशा। अब ये चंद्रमा की दशा किसी और समय में आए, बचपन में आगे निकल जाए, ज्यादा अच्छी बात है ना। अब ये 24 अंक के साथ अगर चंद्रमा की दशा आ जाए 23-24 साल में, तो ये तो ओनर तो है ही ना, थर्ड हाउस में नंबर भी कम है पराक्रम के, तो अब ये दशा जब आएगी तो ये एक्टिविटी हो जाएगा थर्ड हाउस, तो 24 शुभ अंकों के साथ बेचारा कितना कर पाएगा करियर प्रोफेशन में। तो यहाँ पे ये चीज का भी ध्यान रखिए कि जब भी कोई, जिस पीरियड में कमाना होता है उस पीरियड में अगर अच्छी दशा हमारी चल रही है तो हमेशा फायदा हुआ। उसी प्रकार देख लीजिए, अगर जैसे यहाँ पे 6 हाउस में बहुत नंबर हैं, तो छठा हाउस जो है गुलामी और दास्ता को भी दिखाता है, तो ये आदमी जब बहुत पावरफुल है तो ये नौकरी में ज्यादा, नौकरी और व्यापार के लिए भी आप इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो 6th हाउस इज हाउस ऑफ सर्विस, ठीक है। तो अगर 6th हाउस में नंबर बहुत ज्यादा है तो हम उसको, आप उसको ये बता सकते हैं कि वो सर्विस की तरफ ध्यान दे। अगर वो बिजनेस करने का मूड बना रहा है तो अभी अगर कोई और उपयुक्त दशा नहीं है तो उसको मना कर दीजिए,
इसके बाद ये तो हो गया, आपने सिंपल नंबर देखा। लेकिन अब हम आपको एक और पॉइंट नौकरी के लिए सिखाते हैं, करियर के लिए। सैटर्न मान लीजिए, सैटर्न मान लीजिए यहाँ बैठा है। हम इसको दूसरे पेन से करते हैं, क्योंकि बोर्ड काफी भर गया है, तो आप लोग अपने माइंड में इमेजिन करिएगा। हमारे पढ़ने में यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपको माइंड में इमेजिन करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट है जिसमें सैटर्न यहाँ पे बैठा है, तो हमेशा ध्यान रखो सैटर्न से 10th और 11th भी देखो। सैटर्न से जैसे 7वां ये है, 8 9 10, यानी 10 सैटर्न से 10 हो गया कर्मा, और कर्मा से मिलने वाला फल। सैटर्न को लग्न बना लो घुमा के, यहाँ पे ले आओ सैटर्न को, 3 नंबर को यहाँ ले आओ, और सैटर्न को जो 3 नंबर यहाँ लाओगे तो ये 10 नंबर हो जाएगा, ये 11 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जातक जो है, जो जितना काम करेगा, 31 पॉइंट अगर काम करेगा तो 22 पॉइंट इसको गेन मिलेगा। अब ये है भले 12th हाउस में हो, यहाँ पे 11th हाउस में, लेकिन जैसे सैटर्न, क्योंकि कर्मा का प्लैनेट है, कारक है, जैसे ही सैटर्न को घुमा के यहाँ पे लाए, लग्न बनाया, तो सैटर्न से 10वां और 11वां देखना बहुत जरूरी है। जैसे इस चार्ट में 10वां और 11वां तो देखना में बड़ा मजा आ रहा है कि 29 पॉइंट और 31 पॉइंट रहे, वाह क्या बात है यार, जितना काम करेंगे उससे काम करेंगे 29%, रिजल्ट मिलेगा 31%, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही सैटर्न को घुमाओगे, कर्मा को घुमाओगे, तो पता लगा यार काम कर रहे हैं 31%, रिजल्ट आ रहा 22%। ये जब तक नहीं सीखोगे, कारक से को लग्न बना के सीखना, शादी से लेके कोई चीज देख नहीं सकते हो। शादी का बड़ा सिंपल फंडामेंटल समझ लो, ये शादी को लग्न बना लो, घुमाओ, सॉरी जस्ट अ सेकंड। जैसे मान लो ये 7th हाउस है, अब इस चार्ट को घुमा के ये 8 नंबर यहाँ ले आओ, ठीक, इसको लग्न बना लो शादी को। अब या अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी आती है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो यहीं से सीख लो। अगर ये शादी का घर है, तो हम अपना सुख यहाँ से ढूंढते हैं। हम अगर हैं तो हमारा 4th हाउस सुख है, तो शादी का सुख यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ 29 नंबर है, तो भले यहाँ 36 पॉइंट है, यहाँ पे 29 नंबर है, तो इसका मतलब शादी के सुख में ठीक ठाक नंबर है। 28 30 तक, 30 के बाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 29 भी एवरेज है, 28 से जरा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब शादी का सुख कैसा है बताओ। तो शादी के लिए, अब जैसे शादी में झगड़ा झंझट परेशानी, शादी से छठा देख लो, 22 नंबर है। तो एक से सिर्फ सुख देख के बात ना करो, सुख है, लेकिन देखो शादी से छठे हाउस में, यानी शादी के शत्रु भी हैं शादी में। अब शत्रु सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई तीसरी आ जाएगी या कोई तीसरा आ जाएगा, शत्रु शादी के बहुत तरह के शत्रु हो सकते हैं। छोटी छोटी खाना बनाने की बात पे लड़ाई हो जाती है। जैसे हम अपने लग्न के शत्रु ढूंढते हैं छठे से, वैसे ही शादी यहाँ से तो उसके शत्रु, शादी का एंड यहाँ से। अब जैसे मान लो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 27 है, तो सेकंड हाउस अगर बहुत बलवान होगा तो शादी की डेथ। हम अपनी डेथ अगर यहाँ से देखते हैं लग्न से 8th, तो शादी की डेथ यहाँ देखेंगे, और ये बहुत बलवान होगा तो शादी की डेथ होगी। तो चाहे वो डाइवोर्स के रूप में हो या पति पत्नी के ना रहने के रूप में हो, तो सर्वाष्टक वर्ग में सिर्फ ये नहीं देखना है कि शादी 36 देख लिए, अरे शादी बहुत बढ़िया चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शादी तो एक प्रश्न है, जैसे एक जातक है, वैसे शादी का तो एक प्रश्न जन्म लिया है कुंडली में। तो अब उसको रेफरेंस बना के, उसको लग्न बना के पूरी चार्ट उसका देखो। शादी का 6 यहाँ से देखो, अब देखो 36 नंबर है, उससे 12वें में 39 नंबर है, तो शादी अगर स्ट्रांग है, मान लो लड़ झगड़ के कर भी ली होगी जातक ने, तो यहाँ 39 नंबर है, तो शादी का में अपने से 12वां उसकी हानि करता है, तो हानि वाला भाव भी तो देखो मजबूत है। तो लेकिन इतने पर भी ये नहीं बोल देना कि शादी टूट जाएगी, कोर्ट में केस चला जाएगा, क्योंकि देखो मान लो कोई शुभ ग्रह इसको दृष्टि दे रहा हो, ये मान लो एग्जॉल्टेड हो, तो पूर्व में पड़ी हुई ज्योतिष को भी लगाना है अष्टक वर्ग में। गॉट माई पॉइंट, बिना उसके काम नहीं बनेगा, गलती आप लोग कर जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखने वाली होती हैं, जो आपको धीरे धीरे समय के साथ आप सीखेंगे। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी छोटी चीजों से आप बहुत सारी चीजें पता। अब जैसे मान लो 5वें और 11वें में मल्टीपल अफेयर के लिए इन दोनों का संबंध देखना पड़ेगा। अब जैसे क्या है, मान लो पांचवा हाउस लव रोमांस का है, ठीक है, अब यहाँ पे 36 पॉइंट है, तो 7th मैरिज का है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखो, अब खाली अष्टक वर्ग के नंबर से काम थोड़ा चलेगा, अब आपको द्वि स्वभाव राशि देखनी पड़ेगी। जैसे द्वि स्वभाव राशि डुअलिटी डाल देती है, मतलब किसी तीसरी स्त्री या पुरुष के कारण डाइवोर्स हो रहा है, मल्टीपल अफेयर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो मल्टीपल अफेयर होने के लिए आप जैसे समझो, कोई भी चीज को एक्सपैंड करने के लिए किन 2 प्लेनेट की जरूरत होती है, जुपिटर और राहु। और ऐसा तो है नहीं कि गुरु हमेशा हर कुंडली में फंक्शनल, नेचुरल रूप से तो वो बेनिफिक है,
लेकिन फंक्शनल मेलेफिक भी हो सकता है, गुरु भी करा सकता है ये काम। तो अगर मान लो गुरु एक्सपेंशन का कारक है, राहु मल्टीप्लिकेशन का कारक है, तो राहु की दृष्टि या राहु का संबंध 7th लॉर्ड से और अष्टक वर्ग में दिए हुए कम बिंदु, अशुभ बिंदु, अगर शुभ बिंदु कम है तो ऑब्वियसली होता है अशुभ बिंदु बढ़ रहे होंगे, तो तब जो है मल्टीपल अफेयर की बात करी जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। राहु जो है मल्टीप्लाई करता है चीजों को, ठीक है। अब क्योंकि प्रश्न शादी का है, मल्टीपल पार्टनर की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली ज्योतिष में जो कॉम्बिनेशन है मल्टीपल पार्टनर के, कि चंद्रमा, वीनस, राहु ये सब होते हैं, तो करा देते हैं मान लो फॉर एग्जांपल। तो आपको देखना है ना कि ये सब जहां बैठे हैं, या जो 7th लॉर्ड बन रहा है, और वो जो नंबर अंक मिल रहे हैं, शुभ बिंदु मिल रहे हैं, अगर वो कम है तो बिल्कुल ऐसा होगा। दृष्टि अगर मान लो पंचम में राहु की दृष्टि है, तो पंचम देखो यहाँ पे, अब जैसे पंचम में 26 पॉइंट कोई बहुत अच्छे पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बढ़ जाए, तो राहु तो एक्सपेंशन का कारक है, मल्टीप्लिकेशन का, तो प्यार को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ से नहीं उसका मन भर रहा है तो ही विल गो समवेयर एल्स। रीजन आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या कारण बनेगा मल्टीपल अफेयर का। रिलेशनशिप जैसे आपने चेक कर ली कि हाँ यार ठीक है गुरु दृष्टि है, तो छुप के होगा, ओपन में होगा, पब्लिक में, बाद में पब्लिक जान पाएगी नहीं, ये सारे कॉम्बिनेशन इसी में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 22 नंबर है, तो 12वें 8th हाउस के लिए 22 नंबर बहुत, क्योंकि 6, 8, 12 के लिए कम नंबर अच्छे होते हैं, तो ये छुपा हुआ भाव होता है 12th हाउस। तो यहाँ पे अगर कम नंबर है तो कई सारी छुपी हुई एक्टिविटीज हो सकती है, तो ऐसे ढूंढना पड़ता है आपको। तो फंडामेंटल को हमेशा अपने मजबूत करिए, चीजों को समझिए। सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु देख के जो एस्ट्रोलॉजर हजारों चीजें आप बनाएंगे वो लगेंगी नहीं, जब तक आपका फंडामेंटल, क्योंकि ऋषियों ने क्लियर कहा है कि ज्योतिष की हर चीज जो पूर्व में आपने पढ़ी है वो भी साथ में लगेगी हर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किस भाव से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 26 अंक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे तो 6 नंबर की राशि पड़ी है, मान लो यहाँ पे कोई बैरन राशि पड़ जाए, बैरन का मतलब अनुपजाऊ राशि, जैसे मान लो बच्चे यहाँ से पैदा होते हैं पंचम से, तो मान लो यहाँ कोई अनुपजाऊ राशि पड़ जाए, अनफर्टाइल राशि पड़ जाए, अनफर्टाइल प्लैनेट बैठ जाए, तो तब समस्याएं कितनी तरफ से बिगड़ रही है। अष्टवर्ग का नंबर तो नो डाउट अपने आप में एक जनरलाइज स्टेटमेंट तो आप कर दोगे, लेकिन अगर उससे भी उस अष्टवर्ग से आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना है, देन आपको इसके ये 24 कैसे बने, ये 29 कैसे आया, यहाँ पे 30 कैसे आया, जो छोटे छोटे वर्ग जो बाकी हमने 8 छोटी छोटी शीट बनाई उनसे भी प्रिडिक्शन करना सीखना है। सिर्फ इतने से सर्वाष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन करने की गलती कभी मत करना, और करना तो फिर ज्योतिष के सारे सूत्र भी लगाने के साथ करना। अष्टक वर्ग ऐसा नहीं कि अपने आप में इनकम्प्लीट है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 10th हाउस, यहाँ पे 29 नंबर है। अब मान लो ये 10th हाउस हायरार्की का है, राजा का है, तो अगर हमें राजा से मिलने जाना है तो हम यहाँ पे 11 नंबर लिखा है मान लीजिए, तो हमें राजा से मिलने जाना है, तो हम दिन भर में कौन सा टाइम चुने जब हम किसी ऑफिसर के पास जाएं, हमारा काम वो यूं कर दे, कुंभ लग्न जब हो, जैसे इस समय कुंभ लग्न है, तो अगर हमें इस समय किसी, भले हम ऑफिस सरकारी बंद है, लेकिन हम उस ऑफिस सरकारी ऑफिस अफसर को फोन भी कर दें अगर रात के 9 बजे, क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया था तो क्या था, कुंभ लग्न देखो यहाँ पे आई थी, और हमारे कुंभ लग्न में किसी के कुंभ लग्न जहाँ तक का चार्ट है मान लिया 29 नंबर है, तो 29 नंबर अब जैसे और अच्छा है, उससे और अच्छा टाइम चुनना है, तो यहाँ देखो 36 नंबर है, तो यानी अगर ये वृश्चिक लग्न में अपना काम करे, बिजनेस पार्टनरशिप डीलिंग, तो फायदा होगा उसको, क्योंकि उसके पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा 36 नंबर वृश्चिक में है, तो इसको अपना काम हमेशा वृश्चिक लग्न में करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक वाला, इस वृश्चिक लग्न साइन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा नंबर इसके हैं यहाँ पे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े प्रिडिक्शन हर चीज पे, हर लेवल पे, बट फिर सारी चीजें फंडामेंटल तरीके से पढ़ने के बाद ही आप अष्टक वर्ग को, वो अपने आप में पूरा एक यूनिवर्सिटी है ज्योतिष की, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ छोटे मोटे हमने आपको एग्जांपल दिए, और अभी जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें, हमारा ये मानना है कि इंटरेक्शन जब हम लोग करते हैं ना, इसलिए हमने एक ग्लिम्स आपको दे दी, अब हमें पता है आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बताते चलेंगे। तो उसके लिए अनुरोध से रिक्वेस्ट करेंगे कि 5-6 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर से आगे चीजों को सीखेंगे, राइट। तो समझने का प्रयास ये करो, अष्टक वर्ग में सबसे पहला सेंटेंस हमारा था कि नेटल चार्ट के हिसाब से भी चीजें बताई जाती हैं, और गोचर के ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। 7.5 बिटिया गोचर का ही तो चैप्टर है, यानी कि नेटल चंद्रमा से जब सैटर्न 12th हाउस
चंद्रमा के हाउस और चंद्रमा से अगले हाउस में जब गोचर करता है तो 7.5 की होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ गोचर ट्रांजिट। तो अष्टक वर्ग 100% उसमें इन्वॉल्व होगा। तो सर 7.5 राइट सर, द पॉइंट इज सर दैट ये ना मेरे को बहुत क्लियर नहीं हो रहा है विद द कक्षा कॉन्सेप्ट। ओनली 7.5 is something that I'm not being able to understand very well. So because you know I want to learn from you, so I'll join the paid class so that I can learn this, sir. तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तुम्हें 7.5 क्या है, 7.5 तो सैटर्न के गोचर के अनुसार आती है ना बेटिया। Right, तो right, sir. और अष्टक वर्ग तो गोचर का ही तो खेल है सारा। Correct, sir. तो बताएगी Thank you, sir. This is what I want to ask, sir. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें डाउट सेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैंड रेस करा लो जिनको कुछ पूछना है। ओके, रूपा जी अनम्यूट कीजिए।